बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेम टेस्ट। इसके बुनियादी मकसद या मकासद क्या है फ्लेम टेस्ट पढ़ने का, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो नंबर वन तो ये है कि इसमें हम फ्लेम टेस्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फ्लेम टेस्ट किस तरह किया जाता है, फिर इसके बाद इसका आता है प्रोसीजर, और फ्लेम टेस्ट में ओरिजिन क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ये फ्लेम टेस्ट का हिस्सा है। एक चीज आप नोट कर ले कि हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसमें सेकंड ईयर के मोस्टली प्रैक्टिकल आ जाते हैं, और उस प्रोसीजर को हम कहते हैं साल्ट एनालिसिस। साल्ट्स क्या होते हैं? साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, और जैसे आप लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल के आयंस होते हैं। मेटल ऑलवेज फॉर्म केटाइन और नॉन मेटल फॉर्म एनाइंस। तो जब वो केटाइन और मेटल के केटाइन और नॉन मेटल के एनाइन आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलने से आयनिक कंपाउंड बन जाता है। किसी अननोन कंपाउंड के अंदर मेटल के आयन कौन कौन से होते हैं, या इवन हमारे पास ये भी होता है कि जैसे अगर हम एक्व सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर मेटल के आयंस कौन से होते हैं, नॉन मेटल के आयंस कौन से होते हैं। तो इन तमाम चीजों के डिटेक्शन के लिए ये साल्ट एनालिसिस का प्रोसीजर यूज किया जाता है। उसमें फिर हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ड्राई टेस्ट। जब हम सॉल्ट की एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होते हैं ड्राई टेस्ट और एक वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट वो होते हैं जो हम बगैर सॉल्यूशन के करते हैं, ड्राई फॉर्म में सॉल्ट लेते हैं और फिर ड्राई फॉर्म में सॉल्ट लेकर उसकी एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर मेटल के आयन कौन से हैं और या नॉन मेटल के आयन कौन से हैं। फिर दूसरी तरह के टेस्ट वो होते हैं जिसमें हम एक्व सॉल्यूशन बना लेते हैं और एक्व सॉल्यूशन के अंदर हम मेटल के आयंस या नॉन मेटल के आयन की डिटेक्शन करते हैं। फ्लेम टेस्ट बुनियादी तौर पर ड्राई टेस्ट से ताल्लुक रखता है। इसमें हम ड्राई सॉल्ट लेते हैं और उस ड्राई सॉल्ट के अंदर जो मेटल के आयंस हैं उनकी हम डिटेक्शन करते हैं। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि फ्लेम टेस्ट जो है ना, ये एक ड्राई टेस्ट है और इसमें हम मेटल के आयन की डिटेक्शन करते हैं कि सॉल्ट के अंदर किस मेटल के आयंस मौजूद होते हैं या किस मेटल के एटम मौजूद होते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में आप देखें, फ्लेम टेस्ट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई the presence of a relatively small number of metal ion in a compound। उस सॉल्ट के अंदर मेटल के आयन कौन से हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये फ्लेम टेस्ट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लें कि नॉट ऑल मेटल आयन गिव फ्लेम कलर। फ्लेम टेस्ट सारे मेटल के आयन नहीं देता। जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ये दोनों हमें फ्लेम टेस्ट नहीं देते। वजह क्या है कि फ्लेम टेस्ट में जब आयन या एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हो जाती है। एक्साइटेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल को या नॉर्मल लेवल को छोड़कर हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और जिस वक्त वो इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं
they emit energy in the shape of light या light of different colors, और वही कलर फिर हमें ये बताते हैं कि मेटल के आयन सॉल्ट के अंदर कौन से हैं। अब आप देखिए, जैसे इसने ये सेंटेंस लिखा है कि नॉट ऑल मेटल आयन गिव फ्लेम कलर, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, वो भी मेटल है, लेकिन उनके आयन हमें फ्लेम टेस्ट या फ्लेम कलर नहीं देते। वजह क्या होती है? वजह इसकी ये होती है कि बेरिलियम या मैग्नीशियम के एटॉमिक साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं। दूसरी बात यह है कि बेरिलियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में 2s2 होते हैं, यानी ऑर्बिटल जो है 2s2 वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। मैग्नीशियम का भी यही है कि मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं, मैग्नीशियम के जो एटम है, तो उसके भी आखिरी शेल में वो 2s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह यूं समझ ले कि हमारे पास इन मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो बंसन बर्नर की एनर्जी है या स्पिरिट लैम्प की जो एनर्जी है वो काफी नहीं होती। तो ऐसी हालत में जब मेटल के आयन का साइज स्मॉलर हो या आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल हालत में हो, तो उनकी फिर आसानी से एक्साइटेशन नहीं होती। इन स्पिरिट लैम्प के जरिए या बंसन बर्नर के जरिए हम लेबोरेटरी में उन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकते। लिहाजा ऐसी सूरत में फिर ये होता है कि वो मेटल हमें फ्लेम टेस्ट नहीं देते, क्योंकि जैसे मैंने पहले बता दिया है कि फ्लेम टेस्ट उस वक्त आता है जब मेटल के एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए या आयन के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, और जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फिर वो एनर्जी रिलीज करते हैं जो डिफरेंट कलर में हमें नजर आती है। ग्रुप 1 कंपाउंड फ्लेम टेस्ट आर यूजुअली बाय फार द इजी वे ऑफ आइडेंटिफाई व्हिच मेटल यू हैव गॉट। ग्रुप 1 के एलिमेंट का ये कि इनके एटॉमिक साइजेस बड़े होते हैं और फिर इनके सब के आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns1, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना इजियर होता है। जो लेबोरेटरी में हमारे पास स्पिरिट लैम्प होता है या लेबोरेटरी में हमारे पास बंसन बर्नर होता है, उस हीट से भी वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आसानी के साथ एक्साइटेशन कर लेते हैं। और ये टेस्ट हमारे लिए थोड़ा इजी भी होता है। इजी इसलिए होता है कि इसमें हम वेट फॉर्म में या एक्व सॉल्यूशन के फॉर्म में टेस्ट नहीं करते, हम सिर्फ सॉल्ट को लेकर प्रोसीजर के मुताबिक उसका फ्लेम टेस्ट कर लेते हैं और हमारे पास रिजल्ट आता है कि इस आयनिक कंपाउंड के अंदर मेटल के आयन कौन कौन से हैं। अब देखिए इसका प्रोसीजर आज आता है कि फ्लेम टेस्ट आप कैसे करेंगे। क्लीन अ प्लेटिनम और नाइक्रोम या निकल नाइक्रोम एलॉय वायर। एक हमारे पास ये बनी बनाई वायर होती है जो प्लेटिनम या नाइक्रोम से बनी होती है, या इसके अलावा निकल और क्रोमियम की एलॉय से भी वो बनी होती है, जिसको हम नाइक्रोम या प्लेटिनम वायर कहते हैं। तो सबसे पहले हम वो प्लेटिनम या नाइक्रोम वायर लेकर उसको हम अच्छी तरह क्लीन करेंगे। अब क्लीन होने का मकसद क्या है? क्लीन होने का मकसद ये है कि अगर उसके ऊपर पहले से कोई सॉल्ट लगा है वो सॉल्ट वॉश आउट हो जाए, वो खत्म हो जाए। अदरवाइज अगर वो पहले वाला सॉल्ट भी लगे और आप दूसरे सॉल्ट को भी उसके ऊपर लगाते हैं तो फिर आपके पास कलर मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर जिस सॉल्ट की आप एनालिसिस करेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो प्लेटिनम या नाइक्रोम वायर लेकर पहले हम उसको अच्छी तरह क्लीन करते हैं, और उसके क्लीन करने का एक प्रोसीजर है, वाटर से वो नहीं होगा। उसके क्लीन होने का प्रोसीजर ये है कि हम उसको डिप करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, क्योंकि जो पहले वाला सॉल्ट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर अगर वो सल्फेट है या कार्बोनेट है तो वो क्लोराइड में चेंज हो जाएगा और इजीली वो फिर मेल्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा।
वो प्लेटिनम वायर लेकर सबसे पहले आप उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसको आप बंसन बर्नर के फ्लेम पे रखेंगे। अगर कोई कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि पहले से कोई साल्ट यहाँ पे मौजूद है, और ये काम फिर आप बार बार करेंगे, यानी जब तक वो कलर खत्म ना हो जाए तो उस वक्त तक ये आप प्रोसेस रिपीट करेंगे, क्योंकि कलर आने का मतलब ये है कि पहले वहां पे कोई साल्ट ऑलरेडी मौजूद है जो कि हमें कलर दे रहा है। तो आप नया साल्ट लगाएंगे तो रिजल्ट आपके पास अच्छा नहीं आएगा। तो इस वजह से इस प्रोसेस को, अगर कलर नहीं आता नजर तो इसका मतलब है कि साल्ट पहले से मौजूद नहीं है और जो प्लेटिनम वायर है वो बिल्कुल क्लीन है। लेकिन अगर कलर नजर आ रहा है तो जब तक वो पहले वाला कलर खत्म ना हो जाए उस वक्त तक आप इसको बार बार रिपीट करेंगे। सो रिपीट दिस अंटिल द वायर डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर इन द फ्लेम। इसके बाद जब वो क्लीन हो जाए, कलर वगैरह नहीं देगी, तो उस क्लीन वायर के ऊपर आप क्या करेंगे, मॉइस्ट इट अगेन विद सम एसिड, क्योंकि वो असल में वायर होती है ड्राई, उसके ऊपर आप साल्ट लगाएंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उसको आप HCl के साथ मॉइस्ट कर लें एंड देन डिप इनटू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड। और जब आप उस वायर को HCl के साथ थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेंगे तो मॉइस्ट करने के बाद आपने ये करना है कि जिस साल्ट की आपने एनालिसिस करनी है, यानी जिस साल्ट में आपने मेटल के केटायन आइडेंटिफाई करने हो, उसी साल्ट के सॉल्यूशन में इसको डाल दें, डिप कर। इससे क्या हो जाएगा कि वो वायर वैसे भी मॉइस्ट होती है, तो उस सॉलिड साल्ट के कुछ ग्रेन जो है वो वायर के साथ स्टिक हो जाएंगे, वायर के साथ लग जाएंगे। जब आपको नजर आ जाए कि वहां सॉल्ट के ग्रेन या सॉल्ट के पार्टिकल जो है वो वायर के साथ स्टिक हो गए, वायर के साथ लग गए, तो फिर आप दोबारा इसको बंसन बर्नर पे रखेंगे या स्पिरिट लैम्प के ऊपर रखेंगे और दोबारा आप इसको हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करेंगे तो जो भी कलर आपको नजर आ जाएगा उसी कलर को आप अपने पास। कभी कभार ये भी होता है कि if the flame color is weak, it is often worthwhile to dip the wire back in the acid again. अगर वो कलर वीक आता है तो वीक आने का मतलब ये कि वो पूरी तरह वायर साफ नहीं हुई, फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ फिर हम ये करते हैं कि वापस इसको एसिड में डिप करते हैं और फिर ये पूरा प्रोसीजर हम रिपीट करते हैं। तो इसी तरह जब आपके पास कोई भी फ्लैश ऑफ लाइट या कलर ऑफ लाइट आ जाएगा, उस कलर ऑफ लाइट से फिर आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, वो अपने पास आप नोट करेंगे और उसकी मदद से फिर आप उस मेटल के आयन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास मुख्तलिफ मेटल के आयन मुख्तलिफ कलर देते हैं, जैसे आपको इस टेबल में नजर आ रहा है। अगर सॉल्ट में लिथियम के आयन है तो फ्लेम का कलर किस तरह होगा, रेड। सोडियम के आयन हो तो गोल्डन येलो, पोटेशियम के आयन हो तो लाइलिक पिंक होता है, रुबिडियम हो तो रेड या रेडिश वायलेट होता है। सीजियम के जो आयंस होते हैं वो ब्लू कलर देते हैं। ग्रुप 2A के मेंबर या कुछ हमारे पास ट्रांजिशन मेटल भी ये कलर देते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बता दिया है कि ग्रुप 2A में हमारे पास बेरिलियम या मैग्नीशियम के आयन ये कलर नहीं देते। तो कैल्शियम आयन जो है वो ऑरेंज रेड कलर देता है, स्ट्रॉन्शियम रेड कलर देता है, बेरियम जो है वो पेल ग्रीन कलर देता है। कॉपर के आयन जो ट्रांजिशन मेटल है, अल्कली मेटल नहीं है, ये हमें ब्लू ग्रीन कलर देता है। लेड के आयन जो है वो ग्रेश व्हाइट कलर देते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ कलर आपको नजर आ रहे हैं, इनकी मदद से, इस टेबल की मदद से, इन कलर की मदद से आप फिर मेटल के आयन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास ये अल्कली मेटल या जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, इनके लिए हम ये टेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना या इनको डी एक्साइट करना थोड़ा सा आसान होता है। तो आमतौर पर फ्लेम टेस्ट के अंदर हमारे पास ये कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो कलर हमारे पास फ्लेम का आ जाता है वही फिर हम
इन कलर के साथ मैच करते हैं। तो जो भी कलर हमें यहाँ पे मैच कर जाता है, उसके सामने हम देखते हैं कि ये किस मेटल का कलर है, तो उस कलर से फिर हम मेटल की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है द ओरिजिन ऑफ फ्लेम कलर्स। ये कलर क्यों बनते हैं, किस वजह से बनते हैं? तो एक चीज मैंने आपको बता दी कि ट्रांजिशन मेटल के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होता है NS1, अल्कली मेटल, ग्रुप 1A की मेटल। और चूंकि ग्रुप 1A के मेटल का साइज बड़ा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है। इस वजह से जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये हायर एनर्जी में एक्साइटेशन कर लेगा। नीचे डायग्राम में आप देखें, ये एक्साइटेशन का प्रोसेस है। ये ग्राउंड स्टेट है, आम हालत है। और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम एक्साइटेशन कहते हैं, हायर एनर्जी लेवल तक चला जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। लेकिन जब ये वापस आएगा, ये एरो आप देख रहे हैं, ये वापस इसी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये एनर्जी लाइट की शक्ल में या हीट की शक्ल में इमिट करता है। जो एनर्जी ये लाइट की शक्ल में इमिट करता है, उसके फिर डिफरेंट कलर होते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के शेल अलग अलग होते हैं। मसलन सोडियम के पास 3 शेल है, आखिरी शेल 3rd है, पोटेशियम के पास 4th है, लिथियम के पास 2nd है। तो इस वजह से इनकी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में बड़ा फर्क होता है। तो उस डी एक्साइटेशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से वापस आते हैं, तो वो फिर डिफरेंट कलर या डिफरेंट एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कलर के जो हमारे पास कलर हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। So NS1 electron of atom of alkali metal loosely held with the nucleus, and hence it can be easily excited to the higher energy level. ये मैंने डायग्राम में बताया। ये लोअर एनर्जी लेवल है, इन्हें ग्राउंड स्टेट है, और ये हायर एनर्जी लेवल है। Even by a small amount of heat energy, या by heating the metal of their salt into Bunsen burner. Bunsen burner के ऊपर आप हीट करेंगे, स्पिरिट फ्लेम से आप हीट करेंगे, तो चूंकि इनकी एक्साइटेशन इसी होती है, तो मामूली सी एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेशन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द एक्साइटेशन प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम एनर्जी, और जब एक्साइटेशन होती है तो लोअर से हायर में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यानी एक्साइटेशन का जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक होता है। विद दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है। When this excited electron come back to its original position, जब ये वापस आएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, it get out absorb energy, तो जो एनर्जी इसने यहाँ से यहाँ तक एब्जॉर्ब की है, वही एनर्जी फिर ये रिलीज करता है। और किस फॉर्म में करता है? लाइट की फॉर्म में करता है, और विजिबल रीजन में करता है। विजिबल रीजन वो है, या विजिबल लाइट वो होती है जो हमें नजर आती है मुख्तलिफ कलर की सूरत में, and hence the color is imparted by the atom to the flame, और इसी तरह वो कलर जो है हमें बाकायदा तौर पर नजर आता है। Since the amount of energy absorbed during the excitation process is different in different atom, different color are imparted by the atom. ठीक है ना? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इनके जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। लिथियम के पास 2nd ऑर्बिट आखिरी होता है, सोडियम के पास 3rd होता है, पोटेशियम के पास 4th होता है, सीजियम के पास 5th होता है, रुबिडियम के पास 5th होता है, सीजियम के पास 6th होता है। तो इसी वजह से इनके एक्साइटेशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो भी डिफरेंट होती है, और जब डी एक्साइटेशन होती है फिर भी एनर्जी डिफरेंट एब्जॉर्ब डिफरेंट इवॉल्व होती है। सो यही वजह है कि हमारे पास डिफरेंट कलर आते हैं। Since the amount of energy absorbed during excitation process is different in different atom, different color are imparted by the atom to the flame. The property of alkali metal to give coloration in the Bunsen flame has been used to detect their presence in salt by a test known as flame test. तो flame test के बारे में तो मैंने आपको पहले पूरी डिटेल बता दी, ये आप पढ़ लें। इसमें flame test का जो प्रोसीजर है या flame test का जो ओरिजिन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में आ जाते हैं।
फिर भी अगर किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।